हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी शंगदार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम केमिस्ट्री का धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले धातुओं की प्राप्ति देखते हैं कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो पृथ्वी के अंदर कई सारे भू प्रॉपर्टी है, उसमें कई सारे स्रोत हैं। समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम के क्लोराइड व आयोडाइड लवण पाए जाते हैं। इसी प्रकार भू प्रॉपर्टी में भी कुछ तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कुछ तत्व क्रियाशील होते हैं। अतः ये क्रियाशील तत्व ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि से क्रिया करके उनके सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट यौगिक बना लेते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्वों या उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ खनिजों में धातु की मात्रा अधिक होती है तथा आसानी से धातु प्राप्त हो सकता है, जैसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। ऐसे जो खनिज होते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। अतः सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब जो धातु होती हैं, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, इनकी सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं की निष्क्रियता को समझाने में आसानी होती है। कुछ धातुएं भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर आने वाली धातुएं स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील होती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर धातु पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते, क्योंकि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। सक्रिय श्रेणी के मध्य में पाए जाते हैं जिंक है, आयरन है, टिन है, कॉपर है की अभिक्रियाशीलता मध्यम होने के कारण यह पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में इनके ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट इत्यादि यौगिकों में मिलते हैं। ऑक्सीजन तथा सल्फर की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण प्रचुर मात्रा में सल्फाइड, ऑक्साइड यौगिक की भू प्रॉपर्टी में मिलते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। उच्च अभिक्रिया वाले धातुएं मीन जो अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ से अभिक्रिया कर सकते हैं, रिएक्शन करते हैं। मध्य अभिक्रिया वाली धातुएं जो कम अभिक्रिया करती हैं उच्च अभिक्रिया वाली धातुओं के मुकाबले। उच्च अभिक्रिया की निम्न अभिक्रियाशील धातुएं मीन्स जो बहुत ही कम, जो कि हमारी भू प्रॉपर्टी में खुले रूप में पाई जाती हैं, उनका कोई यौगिक नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं के निष्कर्षण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्कों ने धातु निष्कर्षण के कई पदों में होता है। इन पदों को हम समझेंगे अब। जैसे कोई अयस्क है जिसका सांद्रक है, कंसंट्रेशन अयस्क है, वो मैंने बताया उच्च अभिक्रियाशील वाली धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील वाली धातुएं मीन्स जो कम रिएक्शन करती हैं, और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, ये सभी अलग अलग रखी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उन्हें गलित धातु का विद्युत अपघटन कराते हैं। उनको इलेक्ट्रोलाइट द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। फिर मध्य जो अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, जिनका कार्बोनेट ओर्स करते हैं, निस्तारण करते हैं, निस्तापन करते हैं, और सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, उन्हें रोस्ट करते हैं। फिर जो ये दोनों ही मिलकर धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि रिडक्शन हो जाता है मेटल्स में, और फिर धातु का शोधन हो जाता है, प्योर धातु प्राप्त हो जाती है। निम्न अभिक्रियाशील धातु में क्या होता है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क होती हैं। इनकी रोस्टिंग करते हैं जिससे मेटल प्राप्त होती है, जिसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। इस तरीके से हम अयस्क से धातु निष्कर्षण
कई टाइप से कर सकते हैं, जिसे अभी हमने चार्ट के रूप में, चार्ट के द्वारा समझा है। अब हम जो अयस्क होते हैं, ओर्स होते हैं, उनका समृद्धिकरण समझते हैं, इनरिचमेंट समझते हैं, वो कैसे होता है। जैसे कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले अयस्कों में, जो भी अयस्क होते हैं, उनमें मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। जो सारी अशुद्धियों को मिलाकर गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क में अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। ठीक है, अशुद्धियाँ हटाएंगे तभी तो वो प्योर हमको धातु प्राप्त होगी। अशुद्धियों को हटाने के बाद अयस्क में धातु की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को ही धातुओं का समृद्धिकरण या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहते हैं। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए जिन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती हैं। इन्हें अलग अलग या फिर विभिन्न तरीकों से हम उनको अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फेन प्लावन विधि द्वारा। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये फेन प्लावन विधि 4 फ्लक्चुएशन प्रोसेस है, जिसमें ये विधि में सल्फाइड अयस्क को, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, इनका हम शुद्धिकरण करते हैं कि गैंग को पृथक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रक्रम में बारीक पिसी हुई अयस्क को एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर स्लैरी बनाते हैं। इनको जल के साथ मिलाते हैं इन सारे अयस्कों को। इसके बाद इसमें चीड़ का तेल मिलाते हैं। सामान्यतः चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क को तथा गैंग को जल के द्वारा गीला किया जाता है। इस जो कर्दम बनता है, जो सॉलरी बनता है, में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। आपको जो दिख रहा है, ये जो इससे वायु की, एयर की तेजी से एयर फ्लो करते हैं। फलस्वरूप हल्का तेल, जो हल्का फेन होता है, जिससे मुख्यतः सल्फाइड अयस्क होते हैं, ऊपर उठकर टैंक के ऊपरी सतह पर आकर मलफेन के रूप में तैयार हो जाते हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और उसके ऊपर तैरने लगते हैं तथा इसको निकालकर सुखा लेते हैं। गैंग कर भारी होने के कारण टैंक में डूब जाते हैं और एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। आपको जो नीचे दिख रहा है, वो गैंग इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी विधि है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। ये आपको जो दिख रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। इस विधि में जो भी ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, वो चुंबकीय अयस्क होते हैं। जो चुंबकीय अयस्क होते हैं, उनको समृद्ध करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में, एक चमड़े का पट्टा होता है। ये जो आपको जो दिख रहा है, ये जो बेल्ट दिख रही है, वो चमड़े का पट्टा है, जो 2 रोलरों पर घूमता है। ये 2 रोलर पे घूमता है। इसमें एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं, जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है। ये इसको एक सिरे पर डाला गया है। जब अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे के पास पहुंचकर गिरता है, तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक द्वारा आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। ये आपको ढेर के रूप में इकट्ठा हुआ तो ये दिख रहा है। तथा जो अचुंबकीय अशुद्धियां हैं, वो चुंबकीय अयस्क के दूर होकर अलग ढेर में एकत्र हो रही हैं, अलग ढेर में बन रही हैं, जिससे हम अयस्क को अलग कर लेते हैं, जिससे हमें साफ अयस्क प्राप्त हो जाता है और अयस्क का शोधन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं सक्रियता श्रेणी में। ये जो सक्रियता श्रेणी है, उसमें नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, उन्हें कैसे अलग किया जाता है। एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इन्हें निष्क्रिय धातु कहते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ गर्म करने से ही हम इससे धातु प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिनेवार मीन्स HgS मरकरी का अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जो एयर में गर्म करते हैं तो सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। जैसे कि 2HgS जो है मरकरी, वो
प्लस ऑक्सीजन के साथ गर्म वायु के साथ करते हैं तो 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और S अलग हो जाता है। 2HgO से रिएक्शन करके गर्म करते तो 2Hg मर्क्यूरी अलग हो जाती है और एयर अलग हो जाती है। इसी प्रकार हम लो सक्रिय श्रेणी में जो लोअर नीचे पाए जाते हैं उनके निष्कर्ष कर सकते हैं। अब इसी प्रकार जो सक्रिय श्रेणी होती है उसके मध्य में मिडिल में आने वाले स्थित धातुओं का निष्कर्षण, उन्हें कैसे अलग करते हैं। सक्रिय श्रेणी में मध्य में उपस्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड की क्रियाशीलता मध्य होती है। प्रकृति में ये धातुएं सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क की तुलना में धातुओं को उनके ऑक्साइड में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सल्फाइड अयस्कों के अपचयन में सबसे पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। यदि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में चेंज किया जाता है तो इस प्रक्रिया को ये जो प्रक्रिया है इसे रोस्टिंग कहते हैं। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की जो एयर होती है उसकी अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। जो लोअर वाले थे उन्हें हम कर रहे थे एयर की प्रेजेंस में, और जो मध्य में आते हैं, मध्य में जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम किस में कर रहे हैं, बिना वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यह ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, ठीक है। जिंक में अयस्कों के रोस्टिंग एवं निस्तापन के समय जो रिएक्शन होती हैं वो ये हैं, जैसे कि 2ZnS प्लस 3O2 की रिएक्शन ताप पर हीट पर कराते हैं, 2ZnO ऑक्सीजन और प्लस 2SO4 अलग हो जाता है। फिर निस्तापन में क्या होता है, ZnCO3 बन जाता है, वो हीट में तेज हीट में गर्म करते हैं तो ZnO प्लस CO2 बनता है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लिया जाता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं, जिंक धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे कि ZnO को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो जिंक प्राप्त हो जाता है और CO अलग हो जाता है। इसी प्रकार हम जो सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले धातुएं होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं की क्रियाशीलता अत्यंत उच्च होती है, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं। इन्हें कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं किया सकता। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके इन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ अधिक होती है। ये वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अधिक क्रिया करते हैं। इन धातु को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी अपचयन का प्रयोग करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से भी प्राप्त किया सकता है। कैथोड एवं धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं एवं एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो जाता है। जैसे ये अभिक्रिया से देखते हैं, NaCl है, इसमें कैथोड और एनोड कराते हैं, कैथोड कराते हैं तो Na अलग हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एनोड पर कराते हैं तो जो Cl होता है वो नेगेटिव होता है, फिर Cl2 इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।